कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? रियल एस्टेट के लिए साल 2012 चुनौतियों का साल रहा। ऊंची ब्याज दरों और मंदी ने प्रॉपर्टी बाजार को हर कदम निराश किया। फेस्टिव सीजन से बड़ी आस लगाए बैठे डेवलपर्स प्रॉपर्टी बेचने को तरस गए। आज हम प्रॉपर्टी में 2012 के हालात पर नजर डालेंगे, साथ ही 2013 में क्या हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से जो 2012 का हाल बता रही है। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? साल 2012 अब कहानी का हिस्सा बनकर रह गया है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिहाज से ये साल चुनौतियों भरा था। 2012 को आई विल से इट वाज ए मिक्स्ड ईयर। द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स उसके अंदर जो है देयर वाज ए वेरी गुड ऑफ टेक, वेरी गुड प्राइसिंग एंड प्राइस एस्केलेशन ऑल अराउंड। और जितने भी प्रोजेक्ट लोगों ने लॉन्च किए लगभग सभी का आई थिंक दे ऑल गॉट sold off. Last 1 quarter or so, as I look at it, you know that prices have gone up too much, and there is a little slow. 2012 जो है टेस्टिंग टाइम रहा सबके लिए। मार्केट वाज लिटिल स्लो एंड इट आल्सो इस इंडस्ट्री में जो लोग डिसिप्लिन थे वो बेटर कर पाए, जो लोग डिसिप्लिन नहीं थे उनको थोड़ा मुश्किल रहा। ओवरऑल थोड़ा स्लो था इंडस्ट्री के लिए। 2012 का साल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। मतलब सेल स्लो रही, नए प्रोजेक्ट बहुत कम लॉन्च हुए। इस साल मुश्किलों की लिस्ट बेहद लंबी रही। ऊंची ब्याज दरों ने ग्राहकों और डेवलपर्स की नींद उड़ा रखी। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का लंबा सिलसिला इस साल थम भी गया। 10 साल में देश की सबसे खराब जीडीपी दर ने भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कुचल कर रख दिया। महंगाई दर ने लोगों को प्रॉपर्टी बाजार से दूर रहने को मजबूर कर दिया, तो लागत में बढ़ोतरी से डेवलपर्स भी बेहाल रहे। दिलचस्प बात है कि इन मुश्किलों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी रहा। प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिहाज से भी दिल्ली एनसीआर देश के तमाम दिग्गज प्रॉपर्टी बाजारों से कहीं आगे निकल गया। बिक्री में जबरदस्त कमी का आलम तो रहा, लेकिन दिल्ली एनसीआर बिक्री में भी बाकी शहरों से कहीं आगे रहा। देश में घरों की इतनी कमी है कि लोगों के पास महंगे सौदे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस साल कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने के सपने को और महंगा बना दिया है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। घर खरीदना ग्राहकों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, तो देश के रियल एस्टेट के सामने खड़ी चुनौतियों में भी कोई कमी नहीं आई है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी डिमांड पर इंडस्ट्री की सुनने वाला कोई नहीं है। अप्रूवल्स लेने में, प्रोजेक्ट का लाइसेंस हासिल करने में बड़ा वक्त लगता है। पोजीशन देना बिल्डर्स के लिए अभी तक सबसे बड़ी चुनौती है। ग्राहकों के लिए पारदर्शी डील हासिल करने की चुनौती है। एरिया का हेर फेर सुलझाने के आसार अभी तक नहीं है। ये ऐसी मुश्किलें हैं जिनका हल रेगुलेटर के आए बगैर नहीं निकल सकता। देखिए, रेगुलेटर आने से इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर टाइप के बिल्डर हैं उन लोगों के ऊपर इसका अंकुश लगेगा और एक कस्टमर पे और बिल्डर पे दोनों पे एक रेगुलेटरी एक सिस्टम सेट हो जाएगा कि किसको अपनी अपनी ड्यूटी कैसे कैसे निभानी है। रेगुलेटर आएगा तो शायद प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों पर भी लगाम लग सकती है। कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बिल्डर्स का रटा रटाया एक ही जवाब होता है।
सब लोग बोलते हैं दाम बढ़ रहे हैं, बैंकों का प्रेशर है, सस्ता करना पड़ेगा, बट नोबडी इज सीइंग राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ इनपुट। डीजल महंगा हो रहा है, कोई सी बात नहीं करता। फॉर बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, सीमेंट महंगी हो रही है, कोई सी बात नहीं करता। लेबर महंगी हो रही है, कोई सी बात नहीं करता। सरिया महंगा हो रहा है, कोई सी बात नहीं करता। एवरी इनपुट जो बिल्डर को फ्लैट बनाने के लिए, सब इनपुट्स इंक्रीज हो रहे हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। अगर आप उस इनपुट को हमारे इंक्रीमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारी इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होता। अगर मानो 200 रुपये बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे कॉस्ट 300 रुपये बढ़ती है। जब ये बढ़ाते हैं, हमारी मजबूरी है कॉस्ट बढ़ाना, अदरवाइज हम एक कॉस्ट बेचते रहेंगे। बट हमारी जो इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उस पर डिफरेंट टैक्सेस आया, सर्विस टैक्स आ गया तो कस्टमर के लिए कॉस्ट बढ़ गई। गवर्नमेंट और भी टैक्स लगाती है, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वर्क टैक्स है, इतने सारे टैक्सेस है, तो उससे कॉस्ट बढ़ती जा रही है डे बाय डे। प्लस कॉस्ट और इनपुट जो हमारी फ्लैट्स बनाने लगते हैं, वो भी सब बढ़ रही है। बिल्डर्स के इस तर्क पर कैसे यकीन कर सकते हैं? दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में आई उछाल इनपुट कॉस्ट के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर इस साल की शुरुआत में प्रॉपर्टी के दाम 4,000 रुपए प्रति वर्ग फीट थे। साल के आखिर तक वहां पर 7,000 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने लगे हैं। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे न तो अभी तक बना है और न ही कानूनी पचड़ों से आजाद हुआ है। गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोहना रोड पर भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 1,500 से 2,000 रुपए प्रति वर्ग फीट का उछाल दर्ज किया गया है। एनसीआर के सबसे मजबूत बाजार गुड़गांव में प्रॉपर्टी का ये ट्रेंड चुनिंदा रेसिडेंशियल इलाकों में ही देखने को मिलता है। सभी इलाकों को इतना फायदा नहीं हुआ है। एनसीआर के ही दूसरे मजबूत पड़ाव नोएडा में भी प्रॉपर्टी की कीमतों ने ग्राहकों और इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया। नोएडा एक्सटेंशन में साल की शुरुआत के मुकाबले आखिर तक आते आते प्रॉपर्टी की कीमतों में 25% की बढ़त देखी गई। नोएडा में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 20% का उछाल दर्ज किया गया। इन इलाकों का हाल देखने के बाद तो प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए इनपुट कॉस्ट को जिम्मेदार ठहराने का बिल्डर्स का दावा हवा हो जाता है। दाम बढ़ने की इस रफ्तार ने बिल्डर्स को 2012 को एक बेहतरीन साल कहने का भी मौका दे दिया है। बहुत अच्छा रहा रियल एस्टेट के हिसाब से, क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव सभी जगह रियल एस्टेट में प्राइस रिवाइज हुए हैं, प्राइस एक्सीड हुए हैं, और कुछ जगह तो ऐसी हैं कि प्राइस 25 से 30% तक बढ़े हैं। तो इन्वेस्टर के हिसाब से भी अच्छा रहा और बिल्डर्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, और कंस्ट्रक्शन भी अब काफ़ी स्पीड से चल रहा है, तो रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत अच्छा रहा। 2012 में कंपनियों के लिहाज से हालात वाकई बेहद गंभीर रहे। मंदी के इस दौर ने बिल्डर्स के मुनाफे पर चोट पहुंचाई। कंपनियों की आमदनी में कमी आई, बिना बिके मकानों की तादाद में इजाफा हो गया। नकदी की समस्या से डेवलपर्स साल भर परेशान रहे। इन परेशानियों से निपटने का इंतजाम बिल्डर्स बिना बिके मकानों की कीमतें घटाकर आसानी से कर सकते थे। इस समाधान को बिल्डर्स ने अपने विकल्पों में जगह नहीं दी है। दाम तो नहीं घटे, लेकिन इनकी कीमतों में कुछ एक इलाकों को छोड़कर बढ़ोतरी की रफ्तार भी पिछले 2 साल के मुकाबले बेहद कम रही। ऐसे में कई ग्राहकों ने प्रॉपर्टी खरीदने के इस मौके को भुनाने में देरी नहीं की। ग्राहकों ने कीमतों के थम जाने के बाद प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और अपनी पसंद के मुताबिक काफी हद तक अपनी शर्तों पर सपनों का आशियाना बुक कराया। बाजार के खराब हालात को देखते हुए 2012 में बिल्डर्स ने नई सोच के साथ घर लॉन्च किए। नई सोच यानी जिन प्रोजेक्ट्स में कुछ नयापन, नया कॉन्सेप्ट लेकर बिल्डर्स आए थे। वाजिब दाम पर लॉन्च किए गए ऐसे प्रोजेक्ट्स को ग्राहकों ने हाथों हाथ खरीद लिया। हाई राइज की एक्सपर्ट तकनीक से यहां पर प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए। लोगों में हाई राइज को लेकर भरोसा बढ़ा। जानी मानी कंपनियों के हाथ में हाई राइज बनाने की जिम्मेदारी आने से उम्मीद जगी कि अब दिल्ली एनसीआर की स्काईलाइन बदल जाएगी। हाई राइज 2012 की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई है।
देखिए, सबसे पहले मैं हाई राइज के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हाई राइज बनाना इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर। जिस हिसाब से इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के अंदर जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसमें सबसे पहली बात आती है कि जैसे ही हम लोग कोई हाई राइज का प्लान करते हैं तो उसका एक डिजाइनिंग एंड प्लानिंग इज़ द मेन एस्पेक्ट, कि कोई हमें ऐसे कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट को हायर करना होगा जिन्होंने इस तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है। तकनीक की कमान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी ने उठाई है। ब्रिंगिंग आइडियाज, जो बाहर आइडियाज आ रहे हैं, आप हम दुबई जाएं, मज़ा आता है देख के कि हाँ कुछ चीज़ बनी है, यहाँ पर हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, मगर विजन हाँ है, सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट चाहिए हमारे को। अब सपोर्ट मिल जाए तो हाँ, क्या नहीं अचीव कर सकते। हमारे पास हमारे खुद के हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मज़ा आता है काम करके। वहाँ आप जाओ, कुछ नहीं मिलता, हम ही मिलते हैं। अगर आप वहाँ पे भी जाओ, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। तो यस, विजन्स है, सपोर्ट गवर्नमेंट से, सबसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए, व्हाई नॉट। नई जनरेशन तैयार है ऐसी तकनीक लाने के लिए जिससे पोजीशन का सपना बेहद आसानी से साकार हो जाएगा। साल 2012 के हिसाब से कैसा रहा रियल एस्टेट का हाल, ये हमने इस रिपोर्ट में देखा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2013 क्या लेकर आएगा प्रॉपर्टी ग्राहकों के लिए खुशखबरी की सौगात। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012, क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012, क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? ब्रेक से पहले हमने देखा कैसा रहा 2012 का रियल एस्टेट। अब आपको दिखाते हैं कैसा रह सकता है 2013 का रियल एस्टेट। – 2013 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत उम्मीदें हैं। 13 प्री इलेक्शन ईयर है और प्री इलेक्शन ईयर में नॉर्मली गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक में काम करती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो सरकार 13 में रिफॉर्म्स को बहुत स्पीड से लेके आएगी। और 13 में आप ये देखेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भी अनाउंसमेंट्स होंगी और पब्लिक गुड के लिए भी गवर्नमेंट विल बी वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सो मुझे लगता है कि 13 में ओवरऑल ईयर जो है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। 2013 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थिंग्स शुड ग्रो। 2012 में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई थे। वी आर एक्सपेक्टिंग 2013 में इंटरेस्ट रेट कम होंगे जिससे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा और मिडिल क्लास कस्टमर बाइंग के लिए आगे आएगा। कि 2013 जो आने वाला साल है वो काफ़ी अच्छा होगा रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि रेवोल्यूशनरी कह के हो सकती हैं। जैसे कि आपका जो है लैंड एक्विजिशन बिल भी उसमें आ रहा है। रेगुलेटर बिल जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा हो, मेरे ख्याल से 2013 में तो लागू शायद वो हो ही जाएगा, टेबल पर रखा जाएगा। तो उसके वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटर बिल एक ऐसा बिल है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर में। बिल्डर्स को इस साल चमत्कार की उम्मीद है तो बायर्स को भी लगता है कि ब्याज दरों में कमी से उनका आशियाना बनाने का सपना पूरा हो सकता है। 2013 में जमीन अधिग्रहण बिल के लागू होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट रेगुलेटर भी 2013 में लागू किया जा सकता है। ब्याज दरों में कमी की उम्मीद 2013 के साथ मजबूत हो जाएगी। इकोनॉमी भी सुधरने के संकेत दिखा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में। इस बिल के आ जाने से देश में होने वाले जमीन अधिग्रहण किसी विवाद में नहीं आएंगे। एक बार डेवलपर को जमीन मिल गई तो फिर नोएडा एक्सटेंशन जैसे विवाद पैदा ही नहीं होंगे। हालांकि डेवलपर्स इस बिल को जन विरोधी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे जमीन के दाम पहुंच से बाहर हो सकते हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल जो है मेरे ख्याल से आर्बिट्रेरी प्राइसिंग और कंपनसेशन को डिसाइड करना जो है इस देश में
जैसे अगेंस्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में काम करता है। इट इज़ ए पॉलिसी टू अपीज सम, कुछ एक परसेंटेज। हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ 2% एरिया है, या मैक्सिमम 3% तक आने वाले कुछ साल में जाएगा, जिसके अंदर आपकी अर्बनाइजेशन हुई है ऑफ द टोटल लैंड मास। अब अगर आप वो लैंड को एक उठाते हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो 2% एरिया या 3% एरिया के जो लैंड ओनर्स हैं, आप उनको बेनिफिट दोगे एट ए 4 times कंपनसेशन। तो इसका मतलब है जो बैलेंस 98% एरिया में जो लोग रहते हैं, वो जो पैसा उनको बेनिफिट में जाएगा 2% लैंड ओनर्स को, उसकी कॉस्ट जो है वो बैलेंस 98% इंडिया बेयर करेगा। देखिए, लैंड रेगुलेशन बिल आने से लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लैंड एक्वायर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब लैंड एक्वायर की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेटली एंड यूजर पर फ़र्क पड़ेगा। जो रियल एस्टेट होगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बल्कि ये बिल आने से नए प्रोजेक्ट आने में भी बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि 80% की कंसर्न लेना अपने आप में बहुत बड़ा जॉब है और कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने में इसके बाद बहुत अधिक समय लेगा। लैंड एक्विजिशन बिल अभी पेंडिंग है, पार्लियामेंट में टेबल्ड होना है, वो मेरे ख्याल से हो जाएगा, बजट सेशन में होने जा रहा है। उसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में ज़मीनें जो है वो महंगी हो जाएंगी, और ज़मीन महंगी होगी तो मकान भी जो है महंगे होंगे। तो एक सस्ते घर बनाने का जो सपना है, उससे थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ेगा कि सस्ते घर बनाने का सपना लोगों का टूट सकता है। जमीन अधिग्रहण बिल के बाद उम्मीद है कि अगले साल रेगुलेटर बिल भी लागू हो जाएगा। इसके बाद रियल एस्टेट में ग्राहकों के साथ डेवलपर्स के एक तरफा करार और नाइंसाफी पर रोक लग जाएगी। इस बिल के आने के बाद बिल्डर्स ग्राहकों पर एक तरफा शर्तें नहीं लाद पाएंगे। अपने किए हुए वादे न निभाने पर डेवलपर्स को भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। डेवलपर्स इस बिल का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस बिल में सरकारी एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। वक्त पर काम पूरा ना होने में अक्सर सरकारी एजेंसियों की ढिलाई भी कसूरवार होती है। रेगुलेटर बिल जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा हो, मेरे ख्याल से 2013 में तो लागू शायद वो हो ही जाएगा, टेबल पर रखा जाएगा। तो उसके वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटर बिल एक ऐसा बिल है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर में। जब कस्टमर किसी बिल्डर के यहाँ बुक करने जाएगा फ्लैट, तो उसको कॉन्फिडेंस होगा, भले वो मतलब एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हम कहीं सही जगह, हमको चीटिंग हमारे साथ नहीं होगी। वैसे बहुत से बिल्डर ऐसा नहीं है, 1-2% होते हैं जो कि मान ली ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर डेवलपर तो जो रेगुलेशन बिल के अंदर जो चीज़ें रखी जा रही हैं वो हम लोग उसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। जो लोग क्रेडाई के मेंबर हैं, क्रेडाई का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सबसे ज़्यादा फायदा तो कस्टमर को होगा, क्लाइंट को होगा, कि क्लाइंट को जब बिना सब चीज़ें क्लियर हुए कोई मार्केट में जाके बेच नहीं पाएगा, तो उससे ओवरऑल क्लाइंट को बहुत फ़ायदा होगा। और मार्केट में भी जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। जो रोज़ दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से मार्केट में एक नाम खराब होता है डेवलपर का, ओवरऑल कम्युनिटी का। इन 2 बड़े कदमों के आने से तो उम्मीद है कि देश और दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार को एक बेहतरीन दिशा मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा हालात के हिसाब से भी देखें तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रॉपर्टी निवेशकों को फायदा मिल सकता है। अगले साल यानी 2013 में भी द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतरीन रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। न्यू गुड़गांव और मानेसर का इलाका बेहतरीन रिटर्न देने की कुव्वत रखता है। नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन भी मुनाफा देने को बेकरार है। ग्राहकों के लिए 2 बड़े कदमों से प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो सकता है। बैंकों पर रियल एस्टेट के लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग न करने का दबाव है। इससे बैंकों को कर्ज चुकाने के लिए डेवलपर्स पर बिना बिके मकानों को बेचने का बोझ बढ़ जाएगा। यानी डेवलपर्स को पैसा जुटाने के लिए घरों की कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही ब्याज दरों में कमी की उम्मीद भी बनी हुई है। इससे ईएमआई का बोझ कम करने में ग्राहकों को मदद मिल सकती है। लेकिन 2013 में मकान खरीदने वालों के सामने क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं? इसकी बानगी मकान.com के सर्वे में दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी की कीमतें मकान खरीदारों को बेहद परेशान करेंगी। जहां कीमत पहुंच में होगी, वहां लोकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से घर खरीदना आसान नहीं होगा।
डेवलपर्स की काबिलियत के चलते भी लोग मकान खरीदने के फैसले को अंजाम देने में मुश्किल में आ जाएंगे। सही सलाह के बिना लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होगा। ब्याज दरों, पोजीशन में देरी का रिकॉर्ड भी मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेंगे। मकान.com के सर्वे के मुताबिक 2013 एंड यूजर्स का साल रहेगा। 2009 से 2012 तक जहां निवेशकों ने प्रॉपर्टी बाजार पर कब्जा जमाए रखा था, वहीं 2013 में एंड यूजर्स के हाथ में प्रॉपर्टी बाजार की कमान रहने वाली है। इसके साथ ही सर्वे में ये भी सामने आया है कि करीब 75% ग्राहक 40 लाख से कम कीमत के घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। यानी ऐसे घरों की डिमांड दिल्ली एनसीआर में जोरदार रहने की उम्मीद है। 2013 की सूरत काफी हद तक सरकारी नीतियों के भरोसे है। अगर योजनाओं के मुताबिक सब कुछ रहा तो वाकई 2013 तक एक ऐसा साल होगा जो रियल एस्टेट को देश के एक शानदार उद्योग के रूप में स्थापित कर सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे युवा पीढ़ी को बाजार से क्या उम्मीदें हैं। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान? रियल एस्टेट में काम करने वाले ज्यादातर डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कंपनियां खड़ी की। अब नई पीढ़ी भी उनका साथ देने के लिए कंपनियों में जुड़ने लगी है। देखते हैं मौजूदा डेवलपर्स और यंग जनरेशन की सोच में कैसा रहा 2012 और कैसा होगा 2013। EMI हाई रही ओवरऑल, लेकिन जो ब्याज दरें बहुत ऊंची रही हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिप्रीव 2012 में ब्याज दरों में हमें मिला। उसमें RBI ने क्रेडिट पॉलिसी में 2-3 बारी जो है मार्जिनली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR रेशियो जो है उनको मार्जिनली करेक्शन किया। इससे इफेक्टिवली जो है EMI जो है 2012 में कम हुई है 2011 से, तो उसका ऑफटेक बेटर रहा। देखिए 2013 में एक तो आपका प्री इलेक्शन ईयर है, तो सरकार से बहुत उम्मीद है पूरे के पूरे सेक्टर को। इसमें ऑलरेडी सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है नए नए रिफॉर्म्स लाने के लिए। पहले इंटरेस्ट दरें उन्होंने घटाई हैं। कल नई अनाउंसमेंट थी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अलाउ कर दी गई हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर बहुत सारे नए रिफॉर्म्स हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी जल्दी ही सरकार इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे कि अगले आने वाला साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। 2012 का साल मिला जुला साल रहा। शुरुआत के पिछले 6 महीने, जो शुरू के 6 महीने तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन दिवाली के बाद थोड़ा सा स्टैग्नेंट आई मार्केट के अंदर। उसमें ये भी कारण हो सकते हैं कि नोएडा NCR के अंदर जो है नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के वगैरह में जो किसानों के इशू थे, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था कस्टमर्स का। लेकिन धीमे धीमे फिर दोबारा उन्होंने अपना पिक करना शुरू कर दिया और कॉन्फिडेंस दोबारा बूस्ट हो रहा है। 2013 में वैसे काफ़ी उम्मीद है। FDI बिल पास होने से कमर्शियल और रिटेल में तो ऑब्वियसली है ही, काफ़ी बूम आएगा। और प्लस रेजिडेंशियल सेक्टर में देखा जाए तो कि घरों की कमी तो है अभी देखा जाए तो। NCR सेक्टर में ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए थोड़ी दिक्कतें हुई थी, बट अभी सब कुछ सॉल्व हो चुका है और अभी बहुत उम्मीदें हैं और ब्याज दर भी कम कर रहा है RBI, तो ऑब्वियसली काफ़ी उम्मीदें हैं। सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इस 2013 में। प्रॉपर्टी बाजार के 2012 के हाल और 2013 की उम्मीदों पर ये थी हमारी खास पेशकश। दिल्ली NCR की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2012? क्या मजबूत होगा 2013 में रियल एस्टेट? 2012 में क्या थी चुनौतियां? 2013 में क्या रखना होगा ध्यान?